आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता की। हम देखेंगे कि कौन से भाग में नागरिकता है और कहां से कहां तक अनुच्छेद नागरिकता से संबंधी हैं। और साथ में हम सब देखेंगे कि भाई भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे भारतीय नागरिकता ख़त्म हो सकती है, और कौन एनआरआई होते हैं, कौन भारतीय मूल के होते हैं। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं हंसवाहिनी क्लासेज में, और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नागरिकता है ना, वो हमारे भाग 2 में ली गई है संविधान के, और उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपका विस्तार है। तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, या हम कहें इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो वहाँ से ली गई है, जो भाई ब्रिटेन से ली गई है, मतलब इंग्लैंड से ली गई है या यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ पर है हमारा, वो आपके अमेरिका में है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि दोहरी नागरिकता से आप समझिए कि जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ और भारत में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान अगर होता तो मुझे उत्तराखंड की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती और भारत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती। जबकि सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि भाई राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं उत्तराखंड में रहता हूँ लेकिन मैं भाई हूँ भारत का नागरिक, यही है हमारी सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन अगर दोहरी होती तो क्या होता कि भाई मैं भाई उत्तराखंड का भी नागरिक हूँ और मैं कहाँ का नागरिक हूँ, मैं भारत का भी नागरिक हूँ। ठीक, चलिए। और अगर हम बात करें, देखिए मैंने उल्टे से अनुच्छेद शुरू करे हैं, मतलब 5 से 11 नहीं, मैंने 11 से 5 शुरू करे हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि भाई 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। तो अगर आपको सवाल आता है कि भाई आपको जो नागरिकता संबंधी कानून है ना वो कौन बना सकता है, तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, संसद को है। यही अनुच्छेद 11 बताता है। और अनुच्छेद 10 क्या कहलाता है, 10 क्या बताता है कि भाई किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है ना वो केवल संसद द्वारा विधि बनाकर ही क्या करी जा सकती है, छीनी जा सकती है। ठीक, मतलब आपको केवल संसद के विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का हक है, ये आपका अनुच्छेद 10 बताता है। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, जैसे मैं भाई किसी देश का नागरिक बन जाता हूँ स्वेच्छा से, तो मेरी स्वतः ही भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 बताता है। और अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 8 ये बोलता है कि भाई भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहा है लेकिन वो भारतीय मूल का है, तो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी क्या क्या अधिकार होंगे, ये आपका अनुच्छेद 9 कहेगा, सॉरी अनुच्छेद 8 बताएगा। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान को चले गए हैं, ठीक है, उनके नागरिकता संबंधी क्या अधिकार होंगे। और ऐसा ही अनुच्छेद 7 है, वही जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को आ गया है उसके क्या अधिकार है नागरिकता संबंधी। और अनुच्छेद 5 कहता है कि भाई संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान थे, ये आपका अनुच्छेद 5 बताता है। ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए। तो अब हम बात करते हैं कि भाई भारतीय नागरिकता ना किस किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, या हम कहें कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। तो नंबर 1 है भाई जन्म से, कि भाई बर्थ कैसे भाई नागरिक बन जाता है कोई। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा हो वह भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक, मतलब वो भारत का नागरिक है, हो सकता है, लेकिन उसके माता पिता में से उस दिन तक कोई नागरिक होना चाहिए। कब, 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो हो गया जन्म से। दूसरा है परंपरा से, ठीक है, मतलब वंश से या परंपरा से। तो इसमें कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है, बशर्ते ठीक है उसके माता पिता में से क्या है कोई भारत का नागरिक होना चाहिए 1950 को, मतलब अगर वो पैदा हुआ है तो। ठीक है, अब तीसरा है पंजीकरण से। तो भाई पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन से कैसे कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। अच्छा, पंजीकरण हेतु कोई व्यक्ति अगर आवेदन करना चाहता है ना, तो भाई उसको कम से कम 5 वर्ष तक क्या है भारत में रहना, निवास होना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन है कि ऐसी महिला, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करना चाहती है वो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकती है। भारतीय नागरिकों को अवयस्क बच्चे, वो ऐसा व्यक्ति जो जन्मा तो भारत में है पर भारत के बाहर कहीं रह रहा है, वो भी क्या कर सकता है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार के अधीन नौकरी करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, भारत में की नागरिकता पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा, राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? तो राष्ट्रमंडल देश वो देश होते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। वो सारे देश क्या कहलाते हैं? राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। राष्ट्रमंडल गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम आपने सुना होगा। और भारत भी क्या है? राष्ट्रमंडल देशों का एक सदस्य है। ठीक, चलिए, तो हमने पढ़ लिया जन्म से, वंश से, पंजीकरण से। चौथा देख लेते हैं देशीकरण से। अच्छा, देशीकरण के लिए क्या कंडीशन है कि भाई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो विदेशी व्यक्ति, ठीक है, जो क्या कर चुका है, अपने देश की नागरिकता त्याग चुका है, लेकिन उसे इन्फॉर्म करना होगा पहले भारत सरकार को कि भाई मैंने वहाँ की नागरिकता त्याग दी है। और फिर क्या करेगा? फिर वो आवेदन करेगा, लेकिन आवेदन करने से पहले वो कम से कम 7 वर्ष तक भारत में क्या है? रह चुका हो। और एक कंडीशन है कि भाई जो हमारे अनुसूची 8 में जो भाषाएं हमारी पंजीकृत हैं, उनमें मतलब जो 22 भाषाएं में से उनमें से कोई ना कोई एक भाषा उसको आनी चाहिए, तभी वो देशीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहला जन्म से, दूसरा आपका वंश से, परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है आपका भाई देशीकरण से, और पांचवा क्या है आपका? भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से मतलब होता है कि भाई भारत को कोई भूमि प्राप्त होती है, ठीक है, भारत को कोई भूमि प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा था ना कि पिछली वीडियो में कि 100वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई भूमि प्राप्त की है भारत ने, ठीक, तो उसमें भाई वो कैसे होगा कि उस इलाके में जो भी भारत का नागरिक, मतलब जो भी नागरिक होगा, वो क्या होगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। नहीं समझ में आया हो ना? तो एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि भारत अगर नेपाल पे कब्जा कर ले, मैंने कहा पूरे नेपाल में ना करे, मैंने कहा जैसे उत्तराखंड के नज़दीक का जो एरिया ना, टनकपुर वगैरह से जो उधर जाते हैं बनबसा के बाद, ठीक है, जैसे आपका बाबा थान वगैरह है, जो भी है, ठीक है, महेंद्र नगर वगैरह, तो यहाँ पे अगर वो क्या कर ले, भारत कब्जा कर ले, तो जितने भी नेपाली हैं ना, वो क्या बन जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे अपने आप, क्योंकि हमारे देश ने क्या करा? भूमि अर्जन करा। तो ये भी एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। ठीक, 5 प्रकार हो गए हमारे, देख लेना बढ़िया से। ठीक है, अब बात करें कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। भाई जब मिल जाएगी तो भाई ख़त्म भी हो सकती है ना, तो ख़त्म कैसे होगी? अब देखो, ख़त्म 3 प्रकार से होगी। कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हो, जैसे मैं हूँ, मैं भाई नेपाल की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूँ, है उत्तराखंड हूँ भाई, नेपाल बहुत पड़ोस में है, ठीक है, तो क्या करूँगा? तो नागरिकता अगर मैंने ग्रहण कर ली तो भाई मेरी नागरिकता तो ख़त्म हो जाएगी भारत की, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। ठीक, दूसरा है कि नागरिकता त्याग दूँ, ठीक है, तो भैया तो अपने आप त्याग दूंगा तो भी ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं कहूँगा भाई मेरे को नागरिक नहीं रहना भारत का, नौकरी वोकरी मिल नहीं रही है, छोड़ो यार, कहीं और चलना है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तीसरा है भाई, ये तो भाई किसी और देश की ग्रहण करी, ठीक है, फिर अपने आप छोड़ दी। तीसरा, सरकार भी क्या कर सकती है? हमारी नागरिकता छीन सकती है। और वो कैसे छीनेगी? उसमें क्या क्या आधार है कि भाई मैं संविधान के प्रति अगर अनिष्ठा दिखाऊंगा तो मेरी नागरिकता सरकार छीन सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति। फिर युद्ध काल में शत्रु की सहायता करे, ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए और मैं जाके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई यहाँ मिसाइल लगी हैं भारत वालों की, यहाँ सेना आ रही है, तो मेरी नागरिकता तो हो जाएगी ख़त्म, या उस व्यक्ति की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी जो किसी शत्रु देश की सहायता करे युद्ध काल में। ठीक, फिर है कि गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। ठीक, जैसे मैंने कही देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करी, मैंने कह दिया भाई मेरे को लैंग्वेज आती है और पता चला मेरे को कोई भाषा ही नहीं आती है, जो कि 8वीं अनुसूची में, तो मेरी नागरिकता कौन छीन सकती है? सरकार छीन सकती है। ठीक, चलिए, तीसरा है कि भाई मतलब चौथा कि अच्छा ये तो हो गया भाई, पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त कर ली, ठीक, किसी ने, और 5 वर्ष के भीतर उसको किसी देश के द्वारा 2 साल की सजा हो गई, तो भी मेरी नागरिकता या उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, फिर कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, ठीक है, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर भी किसी व्यक्ति की नागरिकता क्या हो सकती है? छीनी जा सकती है या ख़त्म हो जाती है। लगातार बिना इन्फॉर्मेशन के भारत के बाहर चला गया है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। सही है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ आपसे कि बताओ भाई भारत का पहला नागरिक कौन है? पता ही होगा कौन है भाई भारत का पहला नागरिक। तो भारत का पहला नागरिक होता है भाई राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है, भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक, फिर दोहरी नागरिकता क्या है? अभी पढ़ लिया। ठीक है, फिर हम कहें कि वरिष्ठ नागरिक कौन होता है? ये तो भाई आप बताना मेरे को है। सीनियर सिटीजन कौन होता है? ठीक, मैं आपको बताता हूँ। एनआरआई कौन होता है?
PIO कौन होता है, तो NRI कौन होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ये तो हो गया NRI का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक, अनिवासी भारतीय। तो ऐसा भारतीय नागरिक, ठीक है, ऐसा भारतीय नागरिक जो कहीं पर नौकरी करता है विदेश में, ठीक है, या हम कहें कि कोई व्यवसाय करता है और वर्ष में 182 दिन तक, ठीक है, या उससे अधिक समय तक कहाँ रहता है, विदेशों में रहता है, ठीक। ऐसा कोई व्यक्ति जो कहाँ विदेशों में रहता है नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में वर्ष में 182 दिन, तो वह क्या हुआ, NRI कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो UN में भारत की तरफ से गया है या भारत सरकार ने उसे भेजा है, तो वो भी क्या है भाई, NRI की श्रेणी में आता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक। अच्छा, इनके लिए 2011 में सरकार ने एक प्रावधान करा है कि ऐसे लोग मतदान कर सकते हैं क्योंकि वो अपना नाम मतदाता सूची में इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो NRI समझ गए, 182 दिन भारत के बाहर रहता है किसी व्यापार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में, या UN में सरकार खुद उसे भेज देती है, तो वह नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें PIO क्या होता है या भारतीय मूल के बंदे क्या होते हैं, तो वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि भाई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है। तो देखिए क्या है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके पूर्वज कभी न कभी भारत के नागरिक हों, ठीक है, लेकिन वर्तमान में वो किसी दूसरे देश में रह रहा है या दूसरे देश का नागरिक बन चुका है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, हमारे यहाँ PIO कहलाएगा, पर्सन इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, या हम क्या भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। अच्छा, 2002 में सरकार ने इनके लिए एक कानून बनाया है कि भाई जो PIO कार्ड धारक है या जिस दिन से कार्ड उनका इश्यू हुआ है, ठीक है, उस दिन से लेकर 15 वर्षों तक वो भारत में बगैर वीज़ा के भ्रमण कर सकते हैं या बगैर वीज़ा के भारत में आ जा सकते हैं। ये है PIO वाले के लिए आपका क्या करा गया है, सुविधा दी गई है। अब तीसरी चीज़ है OCI, ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय सीमा पारीय नागरिक। तो ये अधिनियम भाई वैसे 2003 का था लेकिन पास हुआ है 2005 में। तो इसमें क्या है कि सीमित अर्थ में कुछ व्यक्तियों को क्या की गई है भाई, दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। यह है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई इसको बोला जाता है इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप कहलाई जाती है, कि कुछ सीमित मामलों में, ठीक है, क्या करी जाएगी, हमको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह है भाई लक्ष्मीमल सिंघवी केस की इस बात है, ठीक। तो आज की वीडियो भाई इतने ही रख रहे हैं और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं भाई वीडियो बनाते रहूँ, ठीक, मन नहीं लगता बना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।